गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे कि जो एक सेंटेंस होता है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है, जिसमें हमने देखा था कि जो सेंटेंस था उसके 2 पार्ट्स थे, एक था सब्जेक्ट और एक था बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो था वो या तो नाउन से बना होता था या प्रोनाउन से बना होता था, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में देखा था नाउन के बारे में। नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं और उनसे संबंधित इंग्लिश में जो नियम कायदे थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो नाउन की जगह यूज होंगे वर्ड्स वो कहलाएंगे प्रोनाउन, जिन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो जो नाउन की जगह यूज होंगे वो कहलाएंगे प्रोनाउन, और इन्हें कहा भी जाता है कि प्रोनाउन है वो इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और हमने देखा था कि जो प्रोनाउन है उनके टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्स प्रोनाउन, जो अन्य अदर टाइप्स के प्रोनाउन हैं उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्स प्रोनाउन है उनसे संबंधित कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो पर्सन थे, इंग्लिश में जो पर्सन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होगा, सेकंड पर्सन वो सुनने वाला होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी। ये थे 3 पर्सन। और जो केसेस थे वो भी 3 तरह के थे, जिसमें एक था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा था पजेसिव केस। हमने पढ़ा भी था कि जैसे ही, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। और हिम क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्टिव केस। और हिज क्या था? ही का एक पजेसिव केस, जिसमें हक दिखाने के लिए जो केस यूज होगा वो कहलाएगा पजेसिव केस। मालिकाना हक दिखाने के लिए, पजेशन ऑनरशिप के लिए कौन सा केस यूज होगा? पजेसिव केस। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। चलिए देखते हैं, इनसे संबंधित कुछ नियम है पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित, वो देखते हैं। ठीक है, जो नियम पहला कहता है वो ये कहता है, पहले ये समझिए कि जो वर्ब होती है, वर्ब अर्थात होता है जो क्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसके होते हैं 5 फॉर्म। सामान्य तौर पर सभी ने पढ़े हैं 3 फॉर्म। 3 फॉर्म ही होते हैं बेसिकली, लेकिन 2 फॉर्म है वो अभी एक्स्ट्रा आपको समझ में आएंगे कैसे। एक तो होता है V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड होता है V3 और जो चौथा होता है वो कहलाता है ING फॉर्म। उसे कहते हैं हम जीरंड फॉर्म। मतलब कोई भी वर्ब है उसमें यदि ING लग जाता है तो वो कहलाता है जीरंड फॉर्म। जैसे सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति है वो किताब रीड कर रहा है तो रीड फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म क्या होगा? रेड। लिखा एक से ही जाएगा लेकिन पढ़ा उसको अलग जाता है, प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। फिर थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है रेड, और जो जीरंड फॉर्म होगा वो कहलाएगा रीडिंग, ING लग जाएगा तो वो कहलाएगा। ये सिंपल सी बात करें, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ठीक है, तो पहला फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, गॉन और जीरंड फॉर्म हो गया गोइंग। ठीक है, ये हो गया 4 फॉर्म। और जो 5वां फॉर्म होता है वो कहलाता है इनफिनाइट फॉर्म, जिसमें कोई भी वर्ब है उसके साथ टू लगता है वर्ब के आगे, तो वो कहलाएगा अपना इनफिनाइट फॉर्म। जैसे टू स्टडी। ठीक है, तो जो टू कहलाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि उपयोग हो रही है तो वो कहलाएगा आपका इनफिनाइट फॉर्म वर्ब का। ठीक है, जब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। अभी जो नियम है उनके से संबंधित आप बातों को समझिए कि जो रूल पहला है वो ये कहता है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि यदि कहीं पे लेट लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा है, या जीरंड फॉर्म मतलब ING फॉर्म लगा है, इनफिनाइट फॉर्म मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट याद रखिएगा, ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मतलब इसका अर्थ होता है को छोड़कर, और जो ACCEPT होता है उसको अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक है, सी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार किया। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, और एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट अर्थात क्या होता है? को छोड़कर। और एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट तो आप जानते ही हैं, एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद रखना, और मानव विज्ञान में इसे बहुत बड़ा शब्द माना जाता है एक्सपेक्ट, क्योंकि आप जिससे जैसी एक्सपेक्टेशन करेंगे
और यदि वो फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर आपको दुख होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उम्मीद रखेंगे तो दुखों का सामना अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और होती भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती ना, कुछ चीज़ें भगवान के या दूसरों के अकॉर्डिंग भी होती है। चलिए यहाँ पे आते हैं। यदि इस तरह के वर्ड्स हैं, कौन कौन से, लेट, प्रीपोजिशन, जीरंड फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म और एक्सेप्ट, ठीक है, तो उनके बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप इस बात को विशेष ध्यान दें कि लेट, प्रीपोजिशन, जीरंड फॉर्म और इनफाइनाइट फॉर्म और एक्सेप्ट इस तरह के वर्ड्स हैं तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है सब्जेक्ट का वो यूज होगा। जैसे लेट, लेट क्या है, इन्हीं में से एक वर्ड है, ठीक है, लेट। लेट के बाद मैंने लिखा हिम, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो लेट हिम एंड मी, मी किसका है, आई का, आई, मी और माई। आई क्या होगा सब्जेक्टिव केस, मी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, माई होगा पजेसिव केस, ठीक है। लेट हिम एंड मी डू दिस, ठीक है। जो सेकंड है, ही लॉफ्ड एट मी, वह मुझ पे हंसा, ही लॉफ्ड एट मी। तो देखना एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। मैंने बताया था प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहूँ यह पेन है और यह किसी भी चीज़ पर रखा है, मान लीजिए टेबल पर रखा है, तो पेन ऑन द टेबल, तो पेन क्या हो गया नाउन, और ऑन क्या हो गया एक इसकी पोजीशन डिफाइन कर रहा है, वो कहलाएगा प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ही लव्ड एट मी, मी क्या हो गया आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रोनाउन होंगे इनके बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है। टॉकिंग, टॉकिंग क्या हो गया जीरंड फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया। तो टॉकिंग हिम वाज सो प्लीजेंट, उससे बात करना बहुत सुहावना है, अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे टॉकिंग हिम वाज सो प्लीजेंट। तो टॉकिंग क्या हो गया जीरंड फॉर्म हो गया, इसलिए यहां पे लग गया हिम, मतलब ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो लग गया, ठीक है। आई वॉज रेडी टू, यहां पे लग गया टू, मैंने बताया था इनफाइनाइट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो इनफाइनाइट फॉर्म है, तो उसके बाद हमेशा कौन सा केस यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए जो सी का ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर, तो इसलिए लगे आई वॉज रेडी टू लीव हर, ठीक है। और जो अंतिम है एक्सेप्ट, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़कर, हिम क्या हो गया ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हिम हो गया, इसलिए यहां पे लिखा है एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वो वर्ड है, तो एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़कर सभी ने पार्टी को, प्रत्येक ने पार्टी को अटेंड किया, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला नियम, किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखते हैं सेकंड रूल के बारे में। जो सेकंड रूल है वो ये कहता है, सबसे पहले एक बात समझिए कि एक शब्द होता है देन, देन एक्चुअल में दो होते हैं शब्द, एक होता है THAN और एक होता है THEN। देन का अर्थ होता है जब आप दो चीज़ों में तुलना कर रहे हो तो उसमें यूज होगा THAN, और THEN का अर्थ होता है ये टाइम के लिए यूज होता है जिसमें कहते हैं हम तब, देन, ठीक है। और THAN देन जब कंपैरिजन के लिए उपयोग करते हैं, दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो THAN, ठीक है। अब इस बात को समझिए। अब देखिए कि यदि दो सब्जेक्ट हैं उनमें तुलना के लिए देन यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट में तुलना के बाद, देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, और यदि दो ऑब्जेक्ट में तुलना हो रही है अर्थात दो ऑब्जेक्ट्स में देन लिखा हुआ है तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, अर्थात दो सब्जेक्ट के बीच यदि तुलना होगी तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग होगा, ठीक है। और यदि दो ऑब्जेक्ट में तुलना हो रही है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से चीजें ज्यादा सरल होती हैं, ठीक है। सी क्या है यहां पर सब्जेक्ट, सी ड्राइव्स फास्टर देन आई, जब वह
और मैं दो लोग हैं अर्थात दो सब्जेक्ट हैं। सी अर्थात वह ड्राइव्स फास्टर देन आई, आई क्या है सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट में जब तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होगा। ये क्या है सब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में, और सी क्या है ये भी सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं सी लव्स यू मोर देन मी। सी यहां पर सब्जेक्ट है लेकिन जो तुलना हो रही है वो हो रही है यू और मी में। यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू ही है और जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है मी। तो ये किस में तुलना हो रही है ऑब्जेक्ट्स में तुलना, इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सी लव्स यू मोर देन मी, वह तुम्हें मुझसे अधिक प्रेम करती है। ठीक है, सी लव्स यू मोर देन मी, ये दो नियम हो गए। ठीक है, जो दूसरा नियम है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस का उपयोग कहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट में तुलना होगी देन का उपयोग, और सब्जेक्ट्स में तुलना होगी तो देन के उपयोग के बाद। ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग होगा। चलिए रूल तीसरा देखते हैं। आपने दो चीजें सुनी होंगी, गुड मैनर और बैड मैनर, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छे कार्य, अच्छे चरित्र, अच्छी जो बातें होती हैं, गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो गुड मैनर में आती हैं, और जो बुरी आदतें होती हैं, बुरी आपके एक्ट्स होते हैं, यदि बुरे कोई भी काम है तो वो किस में आते हैं बैड मैनर में। ठीक है, इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है शायद गुड टच और बैड टच के बारे में, काफ़ी आवश्यक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यदि भारत की बात करी जाए तो जो सेक्स एजुकेशन है वो काफ़ी कम है, लोगों को उस बारे में चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है और लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं, ऐसी जो सामाजिक सोच है वो है। ठीक है, तो इसलिए गर्ल्स को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, गुड मैनर अर्थात अच्छी आदतें होती हैं। यदि गुड मैनर हैं तो उनमें पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन का फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा 2 3 1, अर्थात मैंने बताया था सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब ये एग्जांपल में और क्लियर होगा। यदि गुड मैनर है तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन का जो क्रम रहेगा वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का रहेगा। जबकि यदि कोई अनप्लीजेंट एक्ट है, बैड मैनर है, तो उनमें पर्सनल प्रोनाउन का जो क्रम रहेगा वो रहेगा 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए कैसे, यू क्या हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, तो मतलब स्पीकर के अलावा जो होता है वो क्या कहलाता है, या लिसनर होता है वो क्या कहलाता है सेकंड पर्सन। स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही होगी वो थर्ड पर्सन। तो ये कौन सा हो गया सेकंड पर्सन 2। ठीक है, यू ही क्या हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, और आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। मतलब तुम, वो और मैं तीनों अपन कहाँ जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं। एक गुड मैनर है मंदिर जाना, इसलिए इसमें लिखा है जो पर्सन का फॉर्म होगा या पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यू अर्थात तुम, हम यदि कभी भी बैठते हैं ग्रुप में तो हम इस तरह के जो पर्सन की बात होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनके बारे में कैसा बोलते हैं कि तुम, वो और मैं कहाँ जा रहे हैं आर गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, अब यदि ये तो हो गया गुड मैनर के बारे में। यदि कोई भी अनप्लीजेंट एक्ट है जो गुड मैनर नहीं है, बैड मैनर के अंतर्गत यदि कोई काम किया गया, बुरी आदतें हैं, कोई भी चोरी करना, डकैती करना, ये सब बुरी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, मैं, तुम और उसने हैव स्टोलन द मनी, तीनों ने मिलकर क्या चुराई है, मैंने, तुमने और उसने, मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया। आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन और ही हो गया थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही हैव स्टोलन द मनी। इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है कि जो गुड मैनर होते हैं उनका जो पर्सन का फॉर्म रहेगा, क्रम रहेगा वो 2 3 1 रहेगा, और जो बैड मैनर है उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन का क्रम रहेगा वो क्या रहेगा 1 2 3। ठीक है, ये हो गया थर्ड नियम। और जो चौथा नियम है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। वो ये कहता है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम सब्जेक्ट की जगह किससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताए थे, जैसे ही का हो गया था हिमसेल्फ, सी का हो गया था हरसेल्फ, दे का हो गया था देम सेल्फ, आई का हो गया था माई सेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से बताए थे ना पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए कि वंटी एंड माई सेल्फ। अब देखिए वंटी एक सब्जेक्ट है और इसके साथ एंड लगा है तो दूसरा भी होगा, वो सब्जेक्ट ही उपयोग होगा। तो बंटी एंड माई सेल्फ यहाँ पे उपयोग नहीं होना था, क्योंकि माई सेल्फ को, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको सब्जेक्ट की जगह उपयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए वंटी एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। मैंने, या हम कहें यहाँ पे बंटी और माई सेल्फ, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव नाउन है, जबकि इसकी जगह कोई सब्जेक्ट ही उपयोग होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने लिखा है बंटी एंड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। बंटी एंड आई, आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। तो जो पहला वाला सेंटेंस है वो तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें माई सेल्फ नहीं उपयोग होना चाहिए, अर्थात ए वाला इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, काट दिया है मैंने। और जो सेकंड है बंटी एंड आई डिसाइडेड, माई सेल्फ की जगह क्या होगा, आई, आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दी आर्मी, बंटी और मैंने डिसाइड किया आर्मी को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोनाउन के बारे में, जो पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनके बारे में साधारण से नियम, ठीक है। इन नियम कायदों की आवश्यकता बहुत अधिक है। यदि आपको पेपर में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उनका प्रमुख कारण यही होगा कि आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस बहुत सरल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेंटेंस तो क्रिएट कर ही लोगे जैसे ही ये चीज़ें सब कंप्लीट होंगी। बस मेन है कि वो ग्रामेटिकली आपके करेक्ट हों, बात तो वही है ना। नहीं तो बोलने को तो ऐसे शौक बहुत होते हैं, हम लोगों को भी शुरू में बहुत शौक हुए थे अंग्रेजी सीखने के और बोलने के। जो ग्रुप होता था तो आती तो थी नहीं अंग्रेजी, तो बस हर चीज़ के पीछे एस लगा दिया, मतलब अंग्रेजी हो गई। तुम कास कर रहे इस खानास खालाउस, इस टाइप की, तो एस लगाना वो अंग्रेजी नहीं है, वो अपने स्तर की अंग्रेजी है, समझ रहे बात को। तो जो एक ग्रामेटिकली करेक्ट अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, उसके लिए आवश्यक है कि आपको ये नियम कायदे पता हो। ये केवल गिने चुने नियम ही बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो इनसे संबंधित पेपर में आने की संभावना सर्वाधिक है। बाकी नियम तो इनमें भी बहुत हैं, इन्हीं के कुछ सब टाइटल्स हैं कि यदि ऐसा है, लेकिन उसी में कुछ अपवाद भी हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मुख्य बातों को, ठीक है, जहाँ से आप इतना समझ लोगे कि जो इंग्लिश है उसमें जो नियम कायदे हैं वो कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं। आप बस 8 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यदि 8 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए ना, तो आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे तो उनमें मेरा ऐसा अनुमान रहा है, या मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें यही रहा है कि यदि 30 नंबर का या फिर 25 नंबर का पोर्शन आता है तो 25 में से लगभग 20-22 नंबर इजीली आ जाते हैं केवल इन्हीं चीज़ों से, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको भले ही रुचिकर ना लगे, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए हो, ठीक है। संगे तो पढ़ने ही पड़ रहे, जब चालू करो है तो कछु तो करबूँ अपन, समझ रहे हमारी बात, ठीक है। जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, सोइए, रात्रि बहुत हो गई है, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।